दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, जिसको हिंदी में सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ये जो है अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था भारत के राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की, कैसे उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा ये आपका वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सब्सिडियरी सहायक संधि आई है उसका फीचर्स क्या क्या था, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र थे जिन पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के द्वारा उन पर आक्रमण किया गया और उन पर अधिकार किया गया और उनसे इस तरह के सिस्टम को फॉलो कराया गया। तो समझने वाली बात है कि इसमें जो मेन रोल है वो है लॉर्ड वेलेजली का। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जिसके द्वारा ये काम किया गया था। और अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड वेलेजली ने इसको इंडिया में अप्लाई किया था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन ये दुनिया में सहायक संधि का ये जो कॉन्सेप्ट आया था, कभी पूछा जाए कि ये जो आपका सब्सिडियरी अलायंस का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आएगा। जैसे कि विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण किसने लाया, तो न्यूटन ने लाया। ठीक उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि ये सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट किसने लाया, तो दुनिया में सबसे पहले फ्रेंच गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको लाया था, ठीक है। लेकिन इंडिया में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको लाया गया था। इसमें क्या था, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये था कि जो भी भारतीय इस संधि को मान लेगा उसे कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करनी होगी। जैसे अपनी सेना को समाप्त करना पड़ेगा, मतलब कि जिस राज्य में इन्होंने संधि साइन कर ली, संधि कैसे होगी, इनको हराना पड़ेगा। तो जो भी भारतीय राजा इनकी बात मान लेंगे तो उनको अपनी खुद की सेना नहीं रखनी पड़ेगी, इसको अंग्रेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ब्रिटिश फोर्स को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश की सेना होगी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उनका खर्चा जो है, उनका वेतन जो है वो उस पर्टिकुलर राजा को ही उठाना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि सहायक संधि के अंतर्गत थे। ब्रिटिश सेना जो है उसको पे भी किसको करना पड़ेगा, राजा पे करेगा। और अगर राजा पेमेंट देने में असफल रहता है तो उस कंडीशन में असफल होने पर उसको अपने राज्य का कुछ भूभाग जो है उनको देना पड़ेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। दूसरी बात क्या है कि अंग्रेजों ने बदले में कहा कि अगर फॉरेन अटैक होता है, कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करने की कोशिश करता है तो हम आपकी सहायता करेंगे। ये सहायक संधि की बात थी। अब अगली जो शर्त थी वो थी कि आंतरिक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है वो हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ था, सहायक संधि का सबसे बड़ा झूठ था सब्सिडियरी अलायंस में। क्यों, अभी आने वाले टॉपिक्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो आंतरिक हस्तक्षेप से इनकार तो किया, ठीक है, इंटरनल इंटरप्रेट से इनकार तो किया, लेकिन ऐसा कुछ उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। वो हमेशा उनकी टांग लाते रहते थे। आगे समझते हैं। भारतीय किसी भी विदेशी के साथ अलायंस नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फ्रेंच का कोई भी शासक कहता है कि आप हमारे यहाँ राज्य में आप मुझे व्यापार करने की अनुमति दे दो, उसके बदले में आपको अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू मैं दूंगा, तो उनको किसी भी विदेशी आदमी से अलायंस करने की, किसी भी तरीके की संधि करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। मतलब ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं फ्रांसीसी हम पर हावी न हो जाए, इसलिए ही तो इन्होंने सहायक संधि बनाई थी। आगे क्या है, किसी सेवा में विदेशी एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। मतलब अंग्रेजी एम्प्लॉय को छोड़ करके अन्य किसी विदेशी एम्प्लॉय को आप अपनी राज्य के किसी भी तरीके के सेवा में, चाहे वो जुडिशरी की सेवा हो, चाहे वो सेना की सेवा हो, चाहे वो किसानी की सेवा, चाहे वो जमींदार वाली सेवा हो, किसी भी सेना में, किसी भी तरह की सेवा में आप किसी विदेशी को अंग्रेजों के सिवा नहीं रख सकते। ये अलायंस के अंतर्गत बात की गई। उनको डर इसलिए था कि वो फ्रेंच प्रभाव को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इस समय फ्रेंच भी हावी थे और वो चाहते थे इंडिया में जैसे कि अंग्रेज रहते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी अपना एक आधिपत्य चाहते थे। अगली बात है कि एक स्टेट अदर स्टेट से पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं रख सकता। मतलब मान लीजिए कि मैसूर और हैदराबाद, अगर ये दोनों आपस में चाहें, जैसे नवाब, हैदराबाद का नवाब हो गया और मैसूर में जो भी मान लीजिए कोई राजा शासन करता है, वो दोनों चाहें कि आपस में कुछ व्यापारिक समझौता कर लें, आपस में कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन बैठा लें, ठीक है, तो इस तरीके का कोई कनेक्शन वो लोग नहीं कर सकते थे। इस संधि की शर्तें थी। भारतीय शासकों की शक्ति समाप्त कर दी गई। मतलब कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, सारी की सारी समाप्त कर दी गई। किसी विदेशी मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, किसी विदेशी से व्यापार के लिए संधि नहीं कर सकते हो, किसी मिलिट्री को आपको रखना नहीं है। जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई तो कहीं ना कहीं सहायक संधि के द्वारा भारतीय शासकों की जो सॉवर्निटी थी, जो उनकी संप्रभुता थी, जो उनकी स्वतंत्र रहने की क्षमता थी, वो समाप्त होने लगी। अब भारतीय कोर्ट जो है उसमें भी ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा करता था। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट का मतलब कि न्यायालय मान लीजिए, या फिर मान लीजिए राज दरबार। तो जिस राज दरबार में, भारतीय कोर्ट में जो भी अगर फॉरेन व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि एक अंग्रेज आपको अपने राज्य के, अपने न्यायालय में रखना पड़ेगा और वो सारी गाइडलाइंस को, सारे वर्ग को वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। अगर कोई भी गलत रिपोर्ट आती है तो उसको वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला है। तो ये सारी बातें सहायक संधि के अंतर्गत की गई। अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर सहायक संधि का सब्सिडियरी अलायंस का प्रभाव क्या पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा आर्मी तो दी नहीं गई थी, इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि सेना में एक बहुत बड़ा क्षेत्र इंडियन आते थे। जैसे किसी भी भारतीय राजा हैं तो वो लोग जो सैनिक लेते थे वो भारतीय ही लेते थे। तो इस तरीके से ये जो रोजगार का साधन था वो खत्म होने लगा।
अब उनको अंग्रेजी से ऐसे सैनिक रखने पड़ते थे, तो भारतीय जो सैनिक थे वो तो खराब हो गए ना। इसी तरीके से उनकी आज़ादी खत्म हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि न तो उनके पास मिलिट्री पावर बची और न ही उनके पास फॉरेन पॉलिसी को ऑब्जर्व करने की पॉलिसी बची। इस तरीके से उनकी आज़ादी समाप्त होने लगी। ज़्यादातर भाग ब्रिटिश के कंट्रोल में जाने लगा। ठीक है, अब लगभग भारत का 90% भाग ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया था। 1798 में हैदराबाद का जो निज़ाम है, हैदराबाद के निज़ाम ने भी यह संधि स्वीकार कर ली। जो भी यह संधि स्वीकार करता था उसको जो शर्तें मैंने पहले बताई हैं, जो फीचर्स मैंने बताए हैं, उनको उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। अब एक संधि हुई इलाहाबाद की संधि। उस इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत जो अवध का क्षेत्र था वो मराठाओं से छीन गया, और मराठाओं से छीनने के बाद उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस सहायक संधि के माध्यम से ही वहाँ पर राज शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि ये जो सहायक संधि उसमें कौन कौन से प्रमुख आर्डर बनाए गए या किन किन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया। 1798 में हैदराबाद में कब्जा किया गया। टीपू सुल्तान के चौथे मैसूर अंग मैसूर युद्ध के बाद मैसूर में भी इनका आधिपत्य हो गया और सहायक संधि वहाँ पे चलने लगी। तांजौर जो रीजन है 1799 में वहाँ पे कब्जा कर लिया गया। अवध के रीजन में 1801 में कब्जा कर लिया गया। पेशवा से आप जानते हो कि मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है कि पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ ये सारे के सारे अलग अलग जगहों पे मराठा शासन को करते थे। तो जो पेशवा हैं उनसे भी सहायक संधि करवा ली गई, सिंधिया हैं उनसे भी सहायक संधि करवा ली गई, गायकवाड़ थे वो भी सहायक संधि करवा ली गई। मतलब ये नीचे के जो तीनों मैंने बताया ना, ये तो तीनों आपके मराठा थे। इस तरीके से हमने कोशिश की जानने की कि सहायक संधि जो है कैसे भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख घटना के तौर पर लेकर उभरा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, हम सभी को इसको कवर करने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।